गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राकेश कुमार है। तो आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निकल लेक्चर सीरीज जो चल रही है अपनी, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशंस। तो इस टॉपिक से लगभग आपको 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कुछ थ्योरेटिकली होते हैं और एक आधा सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है जी। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो सारा कवर करेंगे। और आगे की वीडियोस में हम जो इंटीग्रल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर अपनी वीडियोस रहने वाली है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशंस होती क्या है। जिस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी कि व्हाट आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वहां पे हमने बोला था एक ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जिसके अंदर एक अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता था। ठीक है जी। तो जस्ट डेरिवेटिव नहीं, वहां पे एक कंडीशन थी कि अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव। वैसे ही जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें कंसेप्ट आ जाता है इंटीग्रेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसेप्ट था डेरिवेटिव का, तो इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसके अंदर कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन का। तो सेम यहां भी डेफिनेशन बन जाती है कि एनी इक्वेशन which contains integration या which involve integration of an unknown function। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है जी। अननोन फंक्शन, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रेशन हो रहा होगा एक अननोन फंक्शन का। तो इसमें अगर आपको अननोन फंक्शन का जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे अननोन फंक्शन, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रख रहा हूँ। मान लो ये लिमिट है a टू b, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ t dt इज इक्वल टू c। ये एक मैंने इक्वेशन दे रखी है। एक मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ 0 से 1 t ऑफ yt dt इज इक्वल टू c। तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वेशंस हैं। दोनों के अंदर इंटीग्रेशन भी आ रहा है। लेकिन अगर इस वाले में आप देखोगे ये जस्ट इंटीग्रेशन हो रहा है डी का, मींस यहां से आपको सी की वैल्यू रहेगी। यहां जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो नाउन फंक्शन का हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम यहां बात करें तो यहाँ पे टी के साथ एक वाई टी लगा हुआ है, एक अननाउन फंक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वाई के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अननाउन फंक्शन का इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट रहना ही इंटीग्रल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये आपको अननोन फंक्शन का इंटीग्रेशन का होना आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपको पूछे जाते हैं और किस तरह की इंटीग्रल इक्वेशंस आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है। ठीक है जी। तो इसी के अंदर अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन कि जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें स्टैंडर्ड जो है इंटीग्रल इक्वेशन वो किस तरह की दिखेगी और उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा। यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट मींस फिक्स्ड भी हो सकती है। और यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा x और t का 2 वेरिएबल का फंक्शन और उसके साथ yt dt। तो स्टैंडर्ड आपको ये फॉर्म नजर आएगी। इसको आपने ध्यान रखना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो इंटीग्रल इक्वेशन की जो आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो आप इसी फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस है, नेमिंग है, स्टैंडर्ड नेमिंग। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहली जो टाइप है वो किस बेसिस पे रहने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। मींस जहां ए अननोन फंक्शन का इंटीग्रेशन प्रेजेंट है वहां पे उस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं कि नेमिंग किस तरह से कहेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट इसमें आएगा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन in which limits of integration are fixed। ठीक है जी। दोनों फिक्स या कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जिस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर इस स्टैंडर्ड वाली में
इंटीग्रेशन की लिमिट आपको यहाँ पे कांस्टेंट फिक्स्ड नजर आ जाए तो आप उस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या नाम दोगे? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे फिक्स्ड लिमिट है। ठीक है जी। सेकंड यहाँ पे नेमिंग जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा वोल्टेरा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? इन विच limit of integration are in variable form, कि अगर ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो वेरिएबल फॉर्म में है, कोई वेरिएबल में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो अल्फा एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, यहां मैं ए टू एक्स कर लेता हूं। ठीक है, यहां दोनों की दोनों फिक्स थी, इसमें से ए टू एक्स कर दिया, तो इसमें से एक लिमिट मैंने वेरिएबल फॉर्म में कर दी, और यहाँ पे बाकी सारा काम के एक्स टी वाई टी डी टी। तो अगर लिमिट इंटीग्रेशन की वेरिएबल फॉर्म में आ गई तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या बोलोगे? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके नेमिंग इंटीग्रल इक्वेशंस टॉपिक जो सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक्स, उनके अंदर स्पेशली मेंशन है, पर्टिकुलरली फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहचान कैसे करोगे? लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट देख के तुम पहचान कर पाओगे कि वो वोल्टेरा है या फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है जी। तो पहला काम ये है। सेकंड आपका ये फर्स्ट टाइप होगी। सेकंड आप ले सकते हो ऑन दी बेसिस ऑफ एफ एक्स। यहां पे जो आपको एक फंक्शन नजर आ रहा होगा एफ एक्स, ये वाला। ठीक है जी। तो इसकी प्रेजेंस होने से या इसकी प्रेजेंस ना होने से हमारी स्टैंडर्ड नेमिंग देते हैं हम इंटीग्रल इक्वेशंस को। तो अगर यहां पे आपका फर्स्ट आप कहोगे कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका एफ एक्स जो यहां है वो जीरो हो जाए, यानी कि आपकी जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम ए टू बी, या वेरी भी कर सकती है लिमिट, के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, इस फॉर्म में नजर आएगी। और ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन को आप क्या नाम दे दोगे? होमोजीनियस। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस। ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो अगर एफ एक्स आपका प्रेजेंट नहीं है इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर तो आप क्या बोल दोगे उसको? होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इसी के अंदर आपका अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉन जीरो है, मींस एफ एक्स की प्रेजेंस वहां है, तो वहां आपको सेम ऐसे ही नजर आने वाली है, और इसको आप क्या बोलोगे? नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो यहाँ पे अल्फा एक्स फंक्शन जो है वो नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्स। तो यहाँ पे जो पहला रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आपका अल्फा एक्स क्या हो जाए? जीरो। अगर यहाँ पे जो अल्फा एक्स फंक्शन था वो जीरो हो जाए तो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन आपको नजर आएगी जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी, इस तरह से। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर अल्फा एक्स जीरो है तो यहाँ पे y जो था आउटसाइड में अननोन फंक्शन पड़ा था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो अननोन फंक्शन है वो आपका जस्ट आपको इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि अननोन फंक्शन का इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट होना ही इंटीग्रल इक्वेशन बताएगा। तो अंदर तो आ ही आएगा, बाहर भी आ सकता था, लेकिन आपने अल्फा एक्स को जीरो पुट कर दिया तो यहां से वो रिमूव हो गया, और उस पूरी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर आपका जो अननोन फंक्शन है वो एक बार है। तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी। आगे आप नेमिंग कर सकते हो लिमिट के बेस पे और एफ एक्स के बेस पे आगे नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है जी।
तो यहां से सिर्फ अल्फा एक्स अगर 0 हो गया तो वाई बाहर जो अननोन फंक्शन बार रिमूव हो गया। इस पूरी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर एक बार आपको नजर आ रहा है अननोन फंक्शन, तो फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड है अगर आपका अल्फा एक्स जो है वो 1 हो जाए, ये स्टैंडर्ड वर्जन है, यहाँ पे बेसिकली यही पढ़ा जाएगा काफी टाइम्स ये। तो ये आपको नजर आएगा y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस लेमडा, इंटीग्रेशन की लिमिट है a टू b k ऑफ x t y ऑफ t dt। ठीक है जी, ये है। तो यहां से क्या होगा, अगर अल्फा एक्स को मैंने 1 पुट कर दिया तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसके अंदर आप अननोन फंक्शन की प्रेजेंस देखो, आउटसाइड भी है और इंटीग्रेशन के अंदर भी है। ठीक है जी, मींस आपका जो अननोन फंक्शन है 2 बार इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसके अंदर अननोन फंक्शन की प्रेजेंस 2 बार हो, यानी इन द इंटीग्रेशन एज वेल एज आउटसाइड द इंटीग्रल, तो वहां से आप इसको बोलोगे सेकंड काइंड। ये आप इसको बोलोगे सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशंस। तो बेसिकली आप इस पे ज्यादा ध्यान दोगे, ये और होमोजीनियस वाला पार्ट ज्यादा चलता है। और थर्ड इसमें आप जस्ट रिजल्ट के लिए याद रख सकते हो, कई बार अल्फा एक्स क्या होता है 0 आ रहा होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, जो आपको इंटीग्रल इक्वेशन की डोमेन दी जाएगी उसमें से जो एक्स की वैल्यू उनके लिए अल्फा एक्स कभी 0 हो जाएगा कुछ वैल्यूज के लिए, हमेशा नहीं, ये हमेशा था। तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन को हम नाम देते हैं थर्ड काइंड। तो इनको ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, बेसिकली हम फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड पे काम करने वाले, थर्ड काइंड पे काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये अल्फा एक्स के बेसिस पे अपना काम हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन दूं y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस लेमडा 0 टू x और एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है जी, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन में अगर आपको ऑप्शन में दिए हो कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो वोल्टेरा है, फ्रेडहोम है, होमोजीनियस है कि नहीं, नॉन होमोजीनियस है कि नहीं, फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ये वोल्टेरा है या फिर आपकी फ्रेडहोम है। तो हम इंटीग्रेशन की लिमिट देखेंगे, वेरी कर रही है 0 टू x, वेरिएबल फॉर्म में है, तो वेरी करते ये इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, वोल्टेरा। ठीक है जी, प्लस ये जो एफ एक्स है वो x है, यानी कि हमेशा 0 नहीं है, तो यहां से एफ एक्स की प्रेजेंस है तो वो बताएगा नॉन होमोजीनियस। वो क्या बता देगा, नॉन होमोजीनियस। ठीक है जी, फिर अगर आप ध्यान से देखोगे जो अननोन फंक्शन है y, वो आपका 2 बार प्रेजेंट है इंटीग्रेशन के अंदर भी और बाहर भी, तो ये कौन सी है, सेकंड काइंड। ठीक है जी, सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसको कैसे पढ़ोगे, वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल हो गया, जितना भी हमने टाइप्स की थी उनके ऊपर वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है। इसी तरह से अगर आपको y ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा 0 टू 1 e टू द पावर x माइनस टी y ऑफ t t dt ये दे दिया जाए, तो यहां आप देखोगे जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो क्या हो चुकी है, फिक्स्ड। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, फ्रेडहोम। ये इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, फ्रेडहोम। ठीक है जी, प्लस ये जो एफ एक्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड और ये हिस्सा बचा हुआ है, तो ये कौन सी है, प्लस होमोजीनियस। एफ एक्स की प्रेजेंस नहीं है तो इसको क्या बोलोगे, होमोजीनियस। फिर आपका जो y है अननोन फंक्शन है उसकी प्रेजेंस 2 जगह है, आउटसाइड एज वेल इनसाइड द इंटीग्रेशन इक्वेशन, तो इसको क्या बोलोगे, ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है जी, तो ये आपकी होगी फ्रेडहोम होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से। ठीक है जी, तो ये हमारा अल्फा एक्स के बेसिस पे, एफ एक्स के बेसिस पे और लिमिट के बेसिस पे हो गया। ठीक है जी, अब इसके अंदर एक लेमडा प्रेजेंट है और एक के एक्स टी वाई टी, तो हमें पता ही अननोन फंक्शन है जिसको हम सोल्व करके आगे सोल्व करेंगे वाई के लिए। अब हम समझते हैं कि जो के एक्स टी फंक्शन है और ये जो लेमडा है इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, ये भी रफ हो गया क्या, चलो ये दोबारा लिख लेते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, अल्फा एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, लिमिट आप कांस्टेंट या फिर वेरिएबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ये जो के एक्स टी है ये है यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इसको जो आपका अननोन फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है इसको बोलते हो कर्नल। ठीक है जी, कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये जो कर्नल है वो किस फॉर्म में आ सकता है, दो तरह से पूछा जाता है। ठीक है, के एक्स टी है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी के अंदर। अगर मैं यहां बात करूं तो एक्स की लिमिट भी आपकी ए टू बी जा रही है और टी की लिमिट भी आपकी ए टू बी ही जा रही है। ठीक है जी। अगर यहां पे वेरी कर जाता तो फिर आप एक्स टू टी की लिमिट में लिख सकते हो, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे आपकी जो लिमिट है वो ए टू एक्स होती तो जो टी आता है यहाँ वो टी ए से एक्स के बीच में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो एक्स है और टी जो है उनकी जो बाउंडेडनेस जो है कि उनकी जो एक्स की वैल्यूज है या टी की वैल्यूज कहाँ से कहाँ आएंगी वो आपको यहाँ से पता लगा सकते हो। अगर वोल्टेरा है तो इस तरह से, अगर आपकी फ्रेडहोम है तो एक्स और टी दोनों के दोनों ए से बी के बीच में होते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, अब जस्ट ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन किस टाइप का है उसके बेसिस पे भी काम करते हैं। अगर आपका के एक्स टी क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, बाउंडेड इन गिवन डोमेन, जो आपको एक्स और टी की वैल्यूज दी हुई है उनके अंदर अगर ये फंक्शन आपका बाउंडेड हो जाता है तो उस केस में ही हम यहां ज्यादातर डिस्कस करते हैं और ऐसी इक्वेशंस को रेगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस बोला जाएगा। ठीक है जी। तो यहां हम आगे अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो वो ज्यादातर हमारा रेगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस का रहता है। हमारा जो के एक्स टी है, जो कर्नल है फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, वो आपका बाउंडेड ही रहता है। ठीक है जी। अगर आपका ये अनबाउंडेड हो जाए, अनबाउंडेड इन गिवन डोमेन, तो उस केस में जो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन है वो बन जाती है सिंगुलर। वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी। तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे ज्यादातर काम आपका रेगुलर इंटीग्रेशन का ही। इसी के साथ तो यहाँ पे कर्नल बाउंडेड और अनबाउंडेड के बेसिस पे भी हमने कर लिया। अब के एक्स टी आपका कॉन्टिन्यूस, तो लगभग आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा ये एक्स और टी के अंदर। अब एक जो स्पेशल टाइप है जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके अगर क्वेश्चंस सोल्व करते हैं तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाके सोल्व करना पड़ता है, काफी लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां पे ये आपका कर्नल जो है वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस कर्नल बोलते हैं इसको। ठीक है जी, पीस वाइज। तो कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी कर्नल दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है, पीस वाइज और सिंपल कॉन्टिन्यूस। तो पीस वाइज में अगर आप देखोगे तो जो के एक्स टी है वो आपको दिया जाता है और ये काम अपना ज्यादातर इसी के अंदर किया जाता है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी। तो ये जो प्रेजेंस आएगी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस कर्नल की वो आपका फ्रेडहोम इंटीग्रल के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये जो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है ये आपका नजर आता है, एक फंक्शन होता है एफ ऑफ टी और जी ऑफ एक्स, और इसको 1 1 दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देते हैं, और यहां आप पहले x की जो वैल्यूज हैं वो a टू b है, तो यहां पे जो लिमिट आएंगी आपकी a टू t आएगी और इसके बाद t टू b आएगी। इस फॉर्म में अगर आपको कर्नल दिया मिले तो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस कर्नल है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस के, उनको आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है वहां से सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं। तो हमारा जो बेसिकली काम रहेगा
वो कॉन्टिन्यूस कर्नल के ऊपर रहने वाला है जब हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ठीक है जी, तो ये था कर्नल के बारे में कि जो कर्नल है वो आपका एक्स और टी का फंक्शन होता है, वो आपका बाउंडेड, अनबाउंडेड, कॉन्टिन्यूस, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, इस तरह से सारा काम चलता रहता है। ठीक है जी, नॉन कॉन्टिन्यूस यहाँ पे हम नहीं पढ़ते, जो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ कर्नल, कि ये जो कर्नल है उसकी क्या क्या टाइप हो सकती है, वो एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ कर्नल, तो सबसे पहली और जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कर्नल, तो इसमें जो के एक्स टी है, अगर आप एक्स और टी को इंटरचेंज करो, मींस एक्स को टी से और टी को एक्स से रिप्लेस कर देते हो, तो दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सिमिलरली मैट्रिक्स के अंदर जब पढ़ते हैं हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोज कर दो वही मैट्रिक आ जाए, तो वैसा ही सेंस यहां बन रहा है कि एक्स और टी को आप इंटरचेंज कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा जो कर्नल है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक कर्नल। एग्जाम्पल के लिए आप के एक्स टी जो ले सकते हो, सिंपल एक्स टी ले सकते हो, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है। आप यहां पे एक्स टी का कोई फंक्शन ले सकते हो, या फिर मैं साइन ऑफ एक्स प्लस टी ले सकता हूं, साइन ऑफ एक्स प्लस टी, क्योंकि इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा साइन एक्स कोस टी प्लस कोस एक्स साइन टी। तो यहाँ पे आप इंटरचेंज करोगे तो ये पहले वाला बन जाएगा, ये दोबारा दूसरे वाला बन जाएगा, तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे भी अगर आप के एक्स टी देखोगे, एक्स और टी को रिप्लेस कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक कर्नल। अगर मैं e टू दी पावर x प्लस टी देख दूं इसको, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। क्यों, इसको आप e टू दी पावर x t अलग कर सकते हो, इसको आप e टू दी पावर t e टू दी पावर x भी लिख सकते हो। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया x और t को। ठीक है जी, तो दोनों सेम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिक कर्नल के। सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेम मैट्रिक्स वाली फॉर्म में ही है कि अगर आपने जो ओरिजिनल के एक्स टी कर्नल दे रखा था उसके अंदर x को t से और t को x से इंटरचेंज कर दिया, तो वो जो नया कर्नल बना है उसमें और जो आपका ओरिजिनल था उसके अंदर माइनस का फर्क होना चाहिए। मींस आफ्टर चेंजिंग इंटरचेंजिंग x एंड t, जो आपका कर्नल बने वो माइनस ऑफ के एक्स टी बन जाए। ठीक है जी, तो ऐसे कर्नल को हम क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें एग्जांपल लेना हो तो आप के एक्स टी को ले सकते हो x माइनस टी। क्यों, क्योंकि यहां से अगर मैं के टी एक्स लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा, t माइनस एक्स, उसको आप माइनस ऑफ x माइनस टी लिख सकते हो। मीन्स के टी एक्स जो है वो माइनस ऑफ के एक्स टी है। ठीक है जी, तो ये जो कर्नल है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। या फिर आप के एक्स टी को, अगर मैं यहीं पे साइन एक्स प्लस टी ले रखा था, x माइनस टी कर दिया, तो यहां से अगर आप के टी एक्स की बात करोगे, के टी एक्स की बात करोगे, तो वो आएगा साइन टी माइनस एक्स। इसमें से अगर आप माइनस अंदर कॉमन लेते हो तो ये साइन माइनस एक्स माइनस टी बनेगा अंदर, साइन के अंदर माइनस बाहर आता है तो माइनस साइन एक्स माइनस टी। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर आपने इंटरचेंज किया तो माइनस का फर्क पड़ गया। तो ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल होता है। ठीक है जी, तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, तो यहां आगे इनका यूज भी करेंगे हम। थर्ड जो है आपका सेपरेबल कर्नल होता है, सेपरेबल कर्नल, इसको ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेपरेबल कर्नल क्या होगा कि अगर कोई भी ये जो फंक्शन ऑफ एक्स टी आपको अननोन फंक्शन के साथ दिया रहे, इसको आप सम में लिख सकते हो ऐसे फंक्शंस की जिसमें से एक फंक्शन आपका ओनली एक्स हो और दूसरा फंक्शन आपका ओनली टी हो,
और ये जो आपका पार्ट्स जो बनेंगे, ये जो एडिशन कर रहे हो, ये फाइनाइट फंक्शंस का होना चाहिए। मींस आप के एक्स टी को लिख रहे हो सम ऑफ सम स्पेशल टाइप फंक्शंस, और ये फंक्शन कैसे हैं? प्रोडक्ट ऑफ सच फंक्शन जिसमें एक एक्स का और एक ओनली फंक्शन ऑफ टी का है। अगर ऐसे प्रोडक्ट की फाइनाइट को जोड़ रहे हो, फाइनाइट सम से अगर ये बन रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सेपरेबल कर्नल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो टुकड़े हैं, वो आपके फाइनाइट ही होने चाहिए। इनफाइनाइट को आप सेपरेबल नहीं बोलोगे। तो इसमें अगर आपने एग्जांपल लेना हो कि एक्स टी, तो इसमें सबसे आसान है वो ई टू द पावर एक्स प्लस टी ही है, क्योंकि इसको मैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर टी लिख सकता हूँ। तो इसमें ये जो टुकड़ा है वो तो एक ही है, तो यहां से ये क्या है? सेपरेबल कर्नल है। चाहे आप के एक्स टी को ई टू द पावर एक्स माइनस टी लिख लो, इसको भी आप ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टी लिख सकते हो। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे के एक्स टी को साइन ऑफ एक्स प्लस टी लिखोगे, तो ये बाय फॉर्मूला जब टूटेगा तो ये आएगा साइन ऑफ एक्स कोस टी प्लस कोस ऑफ एक्स साइन टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक फंक्शन है जो क्या है? प्रोडक्ट है, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड ओनली फंक्शन ऑफ टी। यहाँ दूसरी प्रोडक्ट है जिसमें एक ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड ओनली फंक्शन ऑफ टी, तो दो टुकड़े हो गए, फाइनाइट है, तो साइन एक्स टी भी क्या है? ये आपका सेपरेबल कर्नल है। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से क्या फर्क पड़ेगा यहीं पे। अगर यहां पे हम बात करें कि मैं कर्नल आपको दे रहा हूं ई टू द पावर एक्स टी, अगर आप इसको बाय एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेट कर देते हो कि ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स टी प्लस एक्स टी का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स टी पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, अप टू ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है ई टू द पावर एक्स की, इसको आप यहाँ 1 है तो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स टी लिख सकते हो, एक्स पावर 0 टी पावर 0। ये एक्स टी अलग कर सकते हो तो फंक्शन में मल्टीप्लाई है। इसको आप एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू टी क्यूब लिख सकते हो। ऐसे चलते चलते आप ये जो फंक्शन आ रहा है, जो सम हो रहे हैं फंक्शंस, वो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स ओनली फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे भी आगे भी। ठीक है जी। लेकिन ये जो सम आ रहा है ना, जो समेशन आ रहा है, वो आपका यहाँ पे फाइनाइट नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जस्ट सम में लिखना ही सेपरेबल नहीं बताएगा, वहां पे आपका जस्ट फाइनाइट पार्ट्स होने चाहिए ऐसे फंक्शंस की प्रोडक्ट के। अगर इनफाइनाइट आते हैं तो उसको हम सेपरेबल नहीं बोलेंगे। तो ई टू द पावर एक्स टी जो है वो सेपरेबल नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपका था सेपरेबल कर्नल किस तरह का होता है। ये टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो वहां पे भी स्पेशल बोला जाता है कि इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व करोगे तो सेपरेबल कर्नल होना चाहिए, सिमेट्री कर्नल होना चाहिए। इनके रिजल्ट्स भी आएंगे जो बेसिक है, डायरेक्टली थ्योरेटिकल पार्ट्स में पूछा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है कॉन्वोल्यूट टाइप। इसमें क्या होगा कि आपको जो के एक्स टी दिया हुआ है वो सिर्फ फंक्शन होना चाहिए एक्स माइनस टी का। अब इसको समझते हैं कि एक्स माइनस टी जो है, एक्स क्या है और टी क्या है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्वोल्यूट टाइप कर्नल है, ये आपका हमेशा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ काम आएगा? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो के एक्स टी है और वाई टी है डी टी। तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो के एक्स टी है इसको अगर आप लिख पाते हो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी। अब समझो कि एक्स जो है वो क्या है और टी क्या है। एक्स जो है वो इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर आ रहा है, वो है ये वेरिएबल जो है वो लिमिट में आ रहा है, वो है। माइनस में आप ये जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो आ रहा है। तो यहां से समझना आप, जो यहां होगा इसके साथ डी टी या डी एक्स जो भी लगा वो यहाँ माइनस में हो रहा होगा, जो इधर दिया होगा उसमें से माइनस हो रहा होगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना,
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो y ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to x e टू द पावर x माइनस टी वाई टी डी टी, ये लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं के एक्स टी की, तो के एक्स टी क्या है, e टू द पावर x माइनस टी, मीन्स ये फंक्शन किसका है, x माइनस टी का ही है। x लिमिट में आ रहा है, t यहाँ पे d के साथ लगा हुआ है इंटीग्रेशन की लिमिट के साथ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये आपका कॉन्वोल्यूट कर्नल होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे साइन एक्स माइनस टी ई टू द पावर एक्स माइनस टी, ठीक है, कोस एक्स माइनस टी एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरह से कुछ भी आप एग्जांपल बना सकते हो। बस ध्यान रखना कि वो जो फंक्शन है वो x माइनस टी का ही होना चाहिए, ओनली डिपेंड्स ऑन x माइनस टी। और x और t दोनों क्या है, इसमें से कौन सा वेरिएबल हट रहा है घट रहा है, वो ध्यान रखना, वो मैंने यहां से बताया, ठीक है जी। तो ये हो गया कॉन्वोल्यूट टाइप कर्नल। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें कर्नल को भी पहचान लेंगे, सिमेट्रिक है, कौन सी इक्वेशन है, किस टाइप की है। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट, आपको फाई ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 प्लस 0 to x x माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। सेकेंड है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 0 to 1 एक्स टी जी ऑफ टी डी टी। थर्ड है फाई ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 to x फाई ऑफ टी डी टी। फोर्थ आपका दिया हुआ है फाई ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 टाइम 0 to x e टू द पावर x माइनस टी फाई ऑफ टी टी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अननोन फंक्शन है आप उसको जी वाई फाई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं यहाँ वाई नजर ही नहीं आ रहा तो अननोन फंक्शन पहचानो। जैसे यहाँ गलती कर दी मैंने, ये फ्लो में, तो ये फाई है जो इधर लिया हुआ वही इधर आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ जी, इधर भी जी, फाई 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 फाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कहीं गलती से वाई मत पढ़ लेना उसको। तो यहाँ पे पहले को देखते हैं, पहले को थोड़ा क्लासीफाई कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन है। तो सबसे पहले लिमिट के बेस पे, कि लिमिट आपके 0 to x है, मींस वेरिएबल फॉर्म में है, तो क्या आएगा, वोल्टेरा। ये क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल, वेरी कर रही है v से, वोल्टेरा, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0 से 1 फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब f से फ्रेडहोम, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ये क्या है, फ्रेडहोम है। सेम यहां फिर वेरी कर गई तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है जी। इसमें फिर वेरी कर गई तो ये फिर वोल्टेरा है। तो इस तरह सबसे पहला काम आपको पहचानना आना चाहिए कि कोई इंटीग्रल इक्वेशन है वो वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है, ठीक है जी। फिर इसके बाद देखते हैं कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। सबके अंदर आप ध्यान से देखोगे चारों की चारों इक्वेशंस है, उसके अंदर एफ एक्स की प्रेजेंस बची हुई है, मींस ये चारों की चारों जो इंटीग्रल इक्वेशंस है वो क्या है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है जी। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं काइंड की, कि फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड, तो इसमें अननोन फंक्शन फाई था, दो जगह प्रेजेंट है। इसमें आपका जी जो था वो अननोन फंक्शन है, दो जगह प्रेजेंट है, फाई दो जगह प्रेजेंट है, फाई दो जगह प्रेजेंट है। तो ये की सारी जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है जी। इसके बाद कर्नल पे चलते हैं कि ये जो कि x माइनस टी, यहाँ पे पहली इक्वेशन के अंदर आपका क्या दिया हुआ है, x माइनस टी, तो क्या ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जब मैं x और t को इंटरचेंज कर दूंगा तो यहाँ से आपका जो के टी एक्स आएगा वो आपका माइनस ऑफ x माइनस टी आएगा। तो यहाँ से भी पता चला कि ये क्या है,
स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है जी। इसके बाद क्या कॉन्वोल्यूट टाइप का है, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ x माइनस टी का ही है, वन ही आ गया, सिंपल ही आ गया, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वोल्यूट टाइप भी है, ये आपका कॉन्वोल्यूट टाइप का भी कर्नल है। स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, कॉन्वोल्यूट टाइप का भी हो गया। क्या आप इसको सेपरेबल कर्नल बोल सकते हो, सेपरेबल कर्नल, सेपरेबल में क्या होता है, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, तो नजर ही आ रहा है, तो के एक्स टी को आपने एक्स माइनस टी लिखा हुआ है, तो यहां से ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स टी जीरो माइनस एक्स जीरो टी ऐसे लिख सकते हो, तो ये दो की प्रोडक्ट में है, दो पार्ट्स आ रहे हैं, तो ये आपका सेपरेबल टाइप भी है, सेपरेबल कर्नल भी है। सेम आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर मैं एक्स टी की बात करूं तो एक्स टी जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैं एक्स टी की बात करूं, के एक्स टी को अगर मैंने एक्स टी लिया हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले तो ये सेपरेबल है, ठीक है जी, एक ही टुकड़ा नजर आ रहा है, जो सम होता है उसमें एक, उस सम में उस तरह का एक ही टुकड़ा है, तो ये सेपरेबल तो है। ये सिमेट्रिक भी है, क्यों, आप x और t को इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिमेट्रिक भी है, बट कॉन्वोल्यूट नहीं है ये, ठीक है, ये आपका x माइनस टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्वोल्यूट नहीं है, तो सेपरेबल था, सिमेट्रिक था, और कॉन्वोल्यूट नहीं है, कॉन्वोल्यूट नहीं है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, सेपरेबल है, सिमेट्रिक है, कॉन्वोल्यूट है, तो सिमेट्रिक हो गया तो उसकी सिमेट्रिक तो है ही, ठीक है जी। फिर अगर नेक्स्ट में देखूं मैं के एक्स टी, वो क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, लो जी, वन दिया हुआ है, तो वो सेपरेबल भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, कॉन्वोल्यूट भी होगा। कॉन्वोल्यूट क्यों होगा, क्योंकि वो इसको एक्स माइनस टी की पावर जीरो लिख सकते हो, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक वाला ऑप्शन होता वो नहीं होएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं के एक्स टी लास्ट वाले में लूँ इधर e टू दी पावर x माइनस टी, तो क्या सेपरेबल है, हाँ जी, क्यों, e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस टी अलग अलग प्रोडक्ट में कर लिया, तो सेपरेबल है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब आप x और t को इंटरचेंज करके लेके आ सकते हो कुछ बाहर, तो सेम तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने e टू दी पावर x माइनस टी को के एक्स टी ले रखा है, तो यहां से के टी एक्स बताओ, के टी एक्स क्या आएगा, ये आएगा e टू दी पावर t माइनस एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टी आ रहा है, जो कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा, ना तो सिमेट्रिक है ना आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, बट कॉन्वोल्यूट है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x माइनस टी है, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना कि इंटीग्रल इक्वेशंस को कैसे आप क्लासीफाई करते हो, फिर आगे कौन सी टाइप्स की है, उसमें कर्नल कैसा आ रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटीग्रल इक्वेशन देके कि इसका कर्नल किस टाइप का है या किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है जी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी इसके अंदर है वो आने वाला है इटरेटेड कर्नल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उसके अंदर बहुत यूज होता है ये इटरेटेड कर्नल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इटरेटेड कर्नल। जैसे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल के अंदर करते हैं तो वहां बोलते हैं ना फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन, वैसे ही आपको कर्नल दिया जाएगा, ठीक है, उस कर्नल के कोरस्पोंडिंग आपको इटरेशन निकालनी है, ठीक है, कि उसमें K1 फर्स्ट इटरेशन क्या होगी, K2 सेकंड इटरेशन क्या होगी, इस तरह से काम आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस ध्यान रखना ये वोल्टेरा और फ्रेडहोम के लिए अलग रहेगा। अगर आपको वोल्टेरा टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है उसमें अलग है, और अगर आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है तो इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, तो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं K1 की, तो जो K1 है, जो फर्स्ट इटरेशन बोलते हो, फर्स्ट इटरेटेड कर्नल होता है, वो सेम होता है जो आपको कर्नल एज इट इज दिया हुआ है दोनों के अंदर, जो फर्स्ट इटरेशन है वो दोनों के अंदर क्या होता है, सेम ही होता है जो आपको एज इट इज ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर कर्नल दिया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं K2 की बात करूं,
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया जाता है किसका, k1 का ही। अब ये x और t है तो इसके अंदर हम करते क्या है, x को कुछ नहीं करते चेंज, t को z से रिप्लेस कर देते हैं, फिर k1 को x को z से t के साथ और dz। यहाँ जो लिमिट आती है ना वो t टू x आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ k टू x t की बात करूं तो सेम काम तो रहता है इंटीग्रेशन के अंदर, कि पहले आप k1 के अंदर t को z से रिप्लेस कर दोगे, फिर k1 के अंदर ही x को z से रिप्लेस कर दोगे और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z आएगा। यहाँ पे जो है ना इंटीग्रेशन की लिमिट ये वही आएगी जो आपको ओरिजिनली फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर जो लिमिट दी रहेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर a टू b है तो a टू b ही लिखोगे, ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे जो लिमिट है वो t टू x आएगी, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू x लिमिट है तो गलती से वो हड़बड़ाहट के अंदर क्या कर देते हैं 0 टू x ही करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गलत होएगा, फिर ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने में निकालते टाइम ध्यान रखना है t टू x लेनी है हमें इंटीग्रेशन की लिमिट, ठीक है। फिर अगर मैं k3 की बात करूं तो इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट तो t टू x ही आएगी। पहले k1 के अंदर तो आपने t को z से रिप्लेस करना है और k3 है तो पीछे k2 निकल के आया होगा, तो यहाँ पे अब की बार k2 के अंदर x को z से रिप्लेस करेंगे और dz, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। सेम यहाँ k3xt आएगा वो a टू b, k1 के अंदर तो t को z से रिप्लेस करना है, जो पीछे k2 है उसके अंदर x को z से रिप्लेस करना है dz। इस तरह से चलते चलते कहीं nth इटरेशन भी आएगी, तो nth इटरेशन कैसे निकलेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट t टू x, k1 के अंदर तो वही सेम प्रोसेस t को z से रिप्लेस करना है, लेकिन जो दूसरा साथ में प्रोडक्ट में आ रहा है वो n-1, जैसे 3 था तो 2 आया, 2 था तो 1 आया, और यहाँ दोनों जगह 1 थे तो हम ले ही नहीं सकते, कोई चॉइस थी नहीं पीछे, ठीक है। kn-1 में x को z से रिप्लेस किया और dz। सेम काम यहाँ जो nth इटरेशन रहेगी kxt लिमिट a टू b सेम, ठीक है जी। तो इस तरह से जो आपको ध्यान रखनी है कि nth इटरेशन कैसे निकालते हो कर्नल के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इटरेटेड कर्नल्स। इसमें इक्वेशन दी जा रही है फाई ऑफ एक्स है, वो आपको दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू x टी टू द पावर x माइनस टी वाई ऑफ डी टी। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप इसके अंदर थर्ड इटरेशन बताओ, कि जो भी आपको कर्नल दिया हुआ है उसके अंदर थर्ड इटरेशन बताओ के एक्स टी की। तो सबसे पहले सीधा तो थर्ड इटरेशन बता नहीं सकते, स्टार्ट कहाँ से करोगे, k1 से ही। तो k1 तो ओरिजिनली जो आपको kxt दिया हुआ है वही होगा, तो kxt क्या दिया हुआ है, जो अननोन फंक्शन के साथ लगा होगा e टू द पावर x माइनस टी। जब आप k2 की बात करोगे k2xt तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा t टू x, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट वेरी कर रही है, मीन्स ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है जी। तो k1 के अंदर आप क्या करोगे, जो k1 दिया हुआ है ये रहा, x को एच डी रखोगे, z से रिप्लेस करोगे t को, और दूसरे में x को z, t के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, dz आ जाएगा। इसको करोगे तो z जब जुड़ेगा बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो z से z कैंसिल होगा, e टू द पावर x माइनस टी आएगा, वो बाहर निकल आएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर z की प्रेजेंस नहीं है, t टू x dz। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, e टू द पावर x माइनस टी और x माइनस टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। अब बात करते हैं k3 की। तो k3 में भी काम वही करोगे कि t टू x, जो फर्स्ट इटरेशन है उसके अंदर तो t की जगह z, और जो पीछे वाला अब k3 की बात कर रहे हो तो k2 के अंदर x को z से रिप्लेस कर दोगे। फिर सेम काम, ये जब जुड़ेंगे तो e टू द पावर x माइनस टी जो है वो बाहर आ जाएगा, टी टू एक्स जेड माइनस टी डी जेड रह जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर x माइनस टी
जेड माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 2 और लिमिट टी टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा k3 यहाँ पे टी टू द पावर एक्स माइनस टी तो आएगा ही आएगा। अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा एक्स माइनस टी का स्क्वायर बाय 2 और लोअर लिमिट टी पुट करोगे टी माइनस टी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये k3 आ गया। फिर सॉरी इस तरह से आप k4 भी निकाल सकते हो। और यहां पे ध्यान रखना, अगर आप इस k1 k2 k3 निकाल रहे हो, 2-3 इटरेशन निकालने के बाद आपने इस तरह से अपनी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से करनी है कि आपको nth इटरेशन के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे k फर्स्ट ये था, सेकंड ये आ गया, थर्ड में ये आ रहा है, तो हमने यहां से आइडिया ले लेना कि अगर मैं यहाँ nth इटरेशन की बात करूंगा तो e टू दी पावर x माइनस टी तो आएगा ही आएगा, x माइनस टी का पावर कुछ बढ़ रहा है। कैसे? यहाँ पे x माइनस टी की पावर क्या थी 0, यहाँ पे x माइनस टी की पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2 है। मीन्स जिस इटरेशन की बात कर रहे हो पावर उससे एक कम है और नीचे उसी की तरह 2 नजर आ रहा है। अगर यहाँ से कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, तो आप एक आधी इटरेशन और निकाल लोगे, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन के फोर्थ की बात करूंगा सेम प्रोसेस से, तो e टू दी पावर x माइनस टी। अब जब इसको ओपन करोगे x माइनस टी का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि जब मैं इसमें k3 में जब चेंज करता होता हूं, यहां जो लिखा जाएगा, जो मैंने k1 के अंदर तो क्या करते हो एक्स जेड, n माइनस 1 के अंदर क्या करते हो जेड टी, तो इसके अंदर आप जेड से रिप्लेस कर दोगे तो अंदर जेड माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 2 बचेगा। उसका इंटीग्रेशन करोगे जेड माइनस टी का क्यूब बाय 3, 2 पहले पड़ा है तो 6 बन जाएगा, तो x माइनस टी की पावर 3 बाय 2 इंटू 3। यहां से आपको समझ में आएगा कि ये 3 का फैक्टोरियल ही है, तो यहां से x माइनस टी की पावर n माइनस 1 और नीचे उसी का फैक्टोरियल आ रहा है। तो इसका यूज तभी काम आएगा क्योंकि आगे इसे को हमने रिजोल्वेंट कर्नल के अंदर यूज करना होता है। रिजोल्वेंट कर्नल निकालना तभी इजी होता है अगर आपको 2-3 इटरेशन के बाद nth इटरेशन के बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है जी, तो ये इटरेशन का क्वेश्चन था, थर्ड इटरेशन इसकी पूछी हुई थी और ये क्वेश्चन हमने लिया था 0 to x मीन्स वोल्टेरा फॉर्म में। यहीं पे अब आप याद भी रख सकते हो, ये इटरेटेड nth इटरेटेड कर्नल डायरेक्टली इसमें याद नहीं रखना तो करके भी दे सकते हो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता इसमें। मेन है कि ये जो टॉपिक है आपका इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है जी, इसमें याद कुछ नहीं करना पड़ता ज्यादा, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप यहाँ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है जी, अब इसके बाद e की पावर x माइनस टी है। अगर मैं कर्नल यही लेता और आपको बोला जाता फ्रेडहोम में ये काम करो, और फ्रेडहोम में लिमिट जो है वो 0 to 1 ले लो, तो k1 तो यही होता, ये के बराबर। k2 की बात करता तो 0 से 1, k1 के अंदर e टू दी पावर z माइनस x माइनस टी, तो x माइनस जेड हो जाता, और z माइनस टी डी जेड, तो ये क्या आता e की पावर x माइनस टी दोबारा से। अगर मैं k3 की बात करता तो k3 में क्या करता, वही k1 के अंदर तो x को एज टीज और t को z से रिप्लेस करता, जो पीछे आया है उसके अंदर x को z से रिप्लेस कर देता, ये फिर से क्या बन जाता e टू दी पावर x माइनस टी, और अंदर फिर लिमिट आती, वो क्या आती 1। यानी कि अगर ये जो कर्नल था, ये कर्नल आपका फ्रेडहोम में आ जाए और उसकी लिमिट 0 से 1 हो, तो आप देखोगे e की पावर x माइनस टी, e की पावर x माइनस टी फिक्स रह रहा है। ठीक है, यहीं पे मैं अगर लिमिट चेंज कर देता 0 से हाफ, तो k1 तो आपका यही आएगा e टू दी पावर x माइनस टी। अगर मैं k2 की बात करता तो वो आपका 0 से हाफ कर देता अब की बात, तो यहाँ e टू दी पावर पहले के अंदर x को एज टीज, t को z से रिप्लेस, फिर z को रखोगे x की जगह, t को कुछ नहीं करना dz, ये e टू दी पावर x माइनस टी आएगा, अंदर इसका इंटीग्रेशन z रहेगा यानी कि हाफ, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप k3 के पास जाते तो फिर 0 से हाफ, 1 के अंदर तो वही काम x माइनस जेड, और जो पीछे k2 आ रहा है उसके अंदर x को रिप्लेस कर देना है बाई 2 dz, तो यहां से e की पावर x माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से हाफ dz रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा e टू दी पावर x माइनस टी 2 की पावर 2। इस तरह से तो यहां से भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अगर मैं k3 की बात करूं, k4 की बात,
0 से हाफ e टू द पावर x माइनस जेड, क्योंकि इसमें चेंज करना है t को, फिर जो पीछे आया है इसमें करना है x को, तो z माइनस टी और बाय 2 स्क्वायर dz। तो ये आपका e टू द पावर x माइनस टी बाई 2 स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ dz का, तो वापस क्या हो गया e टू द पावर x माइनस टी डिवाइड बाई 2 पावर 3। अब यहां से मिल रहा है आइडिया, 4 इटरेशन देखी तो हमने के nth इटरेशन जो है उसका आइडिया लगा सकते हैं कि पावर x माइनस टी तो आएगा आएगा, कुछ 2 की पावर आ रही है, 2 के अंदर पावर 1 थी, 1 के अंदर पावर 0 थी, 3 के अंदर पावर 2 है, 4 के अंदर पावर 3 है, मींस पावर 1 कम है। ये आपका nth इटरेशन निकल गया। ठीक है जी, तो ये आपकी आगे रिजोल्वेंट कर्नल में हेल्प करता होता है। ठीक है, तो ये आपका nth इटरेशन जो है इटरेटेड कर्नल्स हम कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसका 3rd इटरेशन बताओ, 4th इटरेशन बताओ। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। होप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, और ये जितने भी मैंने टॉपिक कवर किए हैं इसके अंदर थ्योरेटिकली पार्ट, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते होते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।